अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अप्रैल के फैसले में हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम किए जाएं, मगर हुकूमत ने उसी रोज ही यानी 10 अप्रैल को ही पार्लियामेंट में एक मनी बिल पेश कर दिया। इस बिल के जरिए हुकूमत ने इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर डाल दी। चार्ज्ड सम्स बिल का मकसद इंतखाबात के इनेकाद के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स को कानूनी तौर पर रोकना था। बिल की शिक 3 में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को अदा की जाने वाली रकूम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर वसूल किए जाने वाले अखराजात होंगी। FCF की तारीफ कुछ इस तरह से की गई है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मौसूल होने वाले तमाम महसूलात, इस हुकूमत की तरफ से उठाए गए तमाम कर्जे और किसी भी कर्ज की अदायगी में इसकी तरफ से मौसूल होने वाली तमाम रकूम एक मुत्तफ़क़ा फंड का हिस्सा होंगी। बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून आइन के आर्टिकल 81E के तहत बनाया जा रहा है। आर्टिकल 81E ये कहता है कि आइन या पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए ऐलान करदा कोई भी दूसरी रकूम वफाकी यकजाशुदा फंड पर वसूल की जाएंगी। बिल के जरिए हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 79 में दिए गए रास्ते को अपनाया है, जो FCF यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को पार्लियामेंट की तहवील में दे देता है। अगर हुकूमत ने बिल पेश ना किया होता तो इसे आइन के आर्टिकल 84 के तहत फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने पड़ते, जो एक माली साल में सप्लीमेंट्री इजाफी ग्रांट से मुताल्लिक है। आज वफाकी काबीना ने सियासी चाल चलते हुए इंतखाबात फंड्स के इस मामले को पार्लियामेंट में भेज दिया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि जो आज सियासी चाल चली गई ये हुकूमत के हक में जाएगी या हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मामले को सामने रखते हुए कुछ इस तरह से, पंजाब इंतखाबात फंड्स का मामला पार्लियामेंट में, काबीना ने तौहीन अदालत से बचने के लिए कदम उठाया, क्या बच पाएंगे? ज़ैगम खान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये जो कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए इस फंड को जैसे इस्तेमाल करने का एक तरीका वज़ा किया है इस टाइम बिंग, क्या ये फ़ायदा देगा? क्योंकि आज काबीना ने पास कर दिया और इसको पार्लियामान की तरफ भेज दिया है कि वहाँ पर मामला तय होगा। फ़ायदा देगा ये? हुकूमत को बच जाएंगे इस वजह से? आयशा साहबा, पहले तो जो आपका सवाल है कि क्या तौहीन अदालत लग सकती है, पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं उसमें हाथी अंडा दे सकता है और मुर्गी बच्चा दे सकती है, और हाथियों ने बहुत से अंडे दिए हैं और मुर्गियों ने बहुत से बच्चे दिए हैं। तो कोई चीज़ भी आप रूल आउट ना करें। अदालत 2 वज़ीर आज़म फारिग कर चुकी है, फ्लिमसी ग्राउंड पर कर चुकी है। अब जिस तरीके से अदालत ने हुक्म दिया है उसके अंदर बहुत से मसाइल मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि पहले स्टेट बैंक रिलीज़ कर दे, फिर काबीना मंजूरी दे, उसके बाद मंजूरी ली जाए पार्लियामान से। देखिए, पार्लियामान की जो मंजूरी है वो अदालती हुक्म के अंदर भी मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसकी पहले या बाद में इजाज़त तो पार्लियामान से ज़रूरी है। लेकिन अदालत किस तरह पार्लियामान को ये कह सकती है, ये तसव्वुर कर सकती है कि एक रकम जो अदा की गई, पार्लियामान एक रबड़ स्टैम्प की तरह लाजमी तौर पर उसको मंजूर कर लेगी। पार्लियामान तो पार्लियामान है, अगर उसको वो रिजेक्ट कर दे तो फिर, और हुआ ये है कि पार्लियामान जो है वो इस रकम को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। एक तो ये प्रॉब्लम है जो मौजूद है, और इसके पीछे ही हुकूमत ने छुपने की कोशिश की है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन की तरफ जाना, लेकिन ये बिल्कुल एक तरीका है उनका, एक कानूनी तरीका है और कानूनी तौर पे बहुत साउंड है। अब अदालत किसको अकाउंटेबल बनाएगी? स्टेट बैंक ने तो काम कर दिया, फिर फाइनेंस डिवीजन आता है, सिक्योरिटी डिवीजन से भी पूछना पड़ेगा कि क्या पाक फौज ने यकीन दहानी करा दी कि वो मदद देंगे, क्या सिक्योरिटी डिवीजन को भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा? फिर काबीना की मुश्तरका ज़िम्मेदारी का असूल भी मौजूद है कि पूरी काबीना ज़िम्मेदार है, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होता, तो क्या काबीना को भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा? और काबीना छुप रही है पार्लियामान के पीछे बिल्कुल एक कानूनी तरीके से, तो क्या अदालत पार्लियामान को भी जवाबदेह बनाएगी? एक तो ये सब मुश्किलात हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये वो अदालत नहीं है जो वज़ीर आज़म को टांगा करती थी। ये अदालत अपने अंदर तकसीम है, और ये तकसीम ज़्यादा इस वजह से बढ़ी कि इस मसले को जिस तरीके से हल करने की कोशिश की गई, ये मसला लाहौर की हाई कोर्ट में मौजूद था, लाहौर की हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी, रिव्यू पिटीशन मौजूद थी, उसके बाद
अभी बहुत पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका होता और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी होती कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, कोई मजाल ना होती। लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट इस दरमियान में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और तकरीबन आधे जज ये कहते हैं कि भाई आपको ये हक ही नहीं था कि हाई कोर्ट्स में एक पड़ा हुआ फैसला आप 184 के 3 के उठा के उचक लें, तो आप कैसे उसको यहाँ लेकर आए? तो वो पूरी बुनियाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को आगे लेकर चल रही है वो शेकी ग्राउंड्स पर है, वो मुतनाज़ा हो चुकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला लेकर जाती है तो इससे तकसीम और तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट इतने मुतनाज़ा फैसले दे रही है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त है चीफ जस्टिस साहब ये मामलात फुल कोर्ट को सपोर्ट करें ताकि ये मामलात अपने हल की तरफ बढ़ सकें। ज़ैगम साहब, आप बात तो दुरुस्त कर रहे हैं मगर ये फुल कोर्ट ही तो सवालिया निशान है कि ये होने को नहीं आ रहा, मगर आप ये कह रहे हैं कि तकसीम और तनाज़ा और बढ़ेगा। हसन निसार साहब, आपकी तरफ आऊंगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ज़ैगम साहब ये कह रहे थे। और एक बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बुनियाद दुरुस्त ना हो तो इमारत तो टेढ़ी खड़ी होती है उसके ऊपर। अब पार्लियामेंट ने कह दिया कि फंड्स नहीं देंगे वो इलेक्शन के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन रद्द-ए-अमल, वो कुछ भी में क्या कुछ हो सकता है? अब तो टेढ़ी नहीं टेढ़ी मेढ़ी इमारतें आम बन रही हैं दुनिया में। बहरहाल बुनियाद सही होती है, इमारतें टेढ़ी होती हैं। अच्छा देखें, इफ़ दे बिहेव, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकली बड़ा साउंड बड़े खूबसूरत तरीके से ज़ैगम साहब ने फैक्ट शीट सामने रख दी है। मेरा ख्याल ये है इफ़ दे बिहेव तो वाई नॉट, बच जाएंगे। अदलिया तो एक बुनियादी उसूली बात कर रही है, कुछ ज़ाती लड़ाई है, को बट्टे बनने की, को पानी का झगड़ा है जिस पे कत्ल होते हैं। अच्छा, इसलिए बचने न बचने का सवाल नहीं है, इसका फैसला बहरहाल अदलिया ने ही करना है कि कौन बिहेव कर रहा है, कौन मिसबिहेव कर रहा है। और अगर इस माशरे में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है तो फिर इसे अल्लाह के सुपुर्द समझो। सीधी बात है। मोस्ट हेटेड पीपल इन द कंट्री, पार्लिमान, पार्ले से निकला है ये लफ्ज। पार्लियामान का मतलब पता है? ये पार्लियामान है। मोस्ट अनवांटेड और मोस्ट हेटेड पीपल। पहली दफा मार्शल लॉस के बाद भी मिठाइयां बढ़ती हैं। शायद याद रखना, टेक्निकल मुंह शिगाफियां अपनी जगह पे, सही मानों में नफ्स पे हाथ रखो अगर, तो इनसे तो लोग बाकायदा नफरत कर रहे हैं। खुदा का नाम लें, ये कहां की पार्लियामेंट? अदलिया अदलिया है, पार्लियामान पार्लियामान नहीं है जो इलेक्शन से भाग रही है। बहरहाल तो इतना ही कहना। आपके ख्याल में हतमी वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा और तौहीन अदालत लग सकती है, तो पूरी काबीना को लगेगी, होना वो चाहिए, वरना अल्लाह के सुपुर्द। नहीं 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 आशा, मैं एक असूली बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम नहीं है तो फिर इस सारे जी मैं वो, अगर वो नहीं है तो फिर सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द समझो। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल नहीं करता और वो सुप्रीम नहीं है तो फिर ये सारा कुछ अल्लाह के सुपुर्द है। सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई कि उसमें होने को कुछ भी हो सकता है, हाथी अंडा दे सकता है, मुर्गी बच्चा दे सकती है, सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब सर साहब भी कनेक्टेड नहीं हमारे तरह साथ, तो ये कहिएगा कि फिर अब ये तौहीन अदालत है, ये क्योंकि जो काबीना ने काम किया वो तो पार्लियामेंट में डाल दिया, ये काबीना पे लगेगी, पूरी पार्लियामेंट ही घर जाएगी, तो एक दो लोगों का होगा या कुछ और ही हो जाएगा। देखें, जो आज मुख्तलिफ अखबारात में वज़ीर दाखिला का बयान छपा है ना, और लीड स्टोरी छपी है, और उसमें उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लें इलेक्शन मई में नहीं होंगे, तो इससे तो क्लियर हो गई बात कि जो वज़ीर दाखिला है वो चेहरा होता है हुकूमत का, और वो ये कह रहा है कि आप कुछ भी कर ले, कौन कुछ कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो ये तो क्लियर हो गया कि हुकूमत ये तय कर चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होंगे उसका आपने आज देख लिया कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह से हसन सरदार, और हसन सरदार ने गोल मिस कर देना है। देखे, मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि डुले वेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। अभी भी आप इस जमहूरियत को बचा सकते हैं, इस सिस्टम को बचा सकते हैं, इस निज़ाम को बचा सकते हैं। अभी ज़ैगम भाई कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तकसीम है तो और मुकम्मल नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट तकसीम नहीं है? क्या पार्लियामेंट मुकम्मल है? क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो 23 करोड़ पूरे पाकिस्तानियों के तर्जुमान हैं?
क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो एक मखसूस माइंड सेट के लोग नहीं है? ये वही लोग नहीं है जो 13-14 जमातें सब मिलके इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं? क्या ये वही नहीं है? और अगर 13-14 जमातों का पाकिस्तान है और ये 13-14 जमातों का आइन है और ये 13-14 जमातों की सल्तनत है, फिर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप जो बोरे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। आप ये मत समझें कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये डॉज देंगे, बुली देते हुए इधर कलीमुल्ला को दे दिया, समीरुल्लाह को दे दिया और आखिर में कहेंगे जी पार्लियामेंट ने नहीं मंजूरी दी। ठीक है, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, एक तरफ अभी टेंडर आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर आया है। आजाद कश्मीर असेंबली ने टेंडर दिया है कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदनी है 2 करोड़ रुपए की, सॉरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की है वो 10 करोड़ की है। एक तरफ आप अपने घरों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए खर्च रहे, गाड़ियां खरीद रहे करोड़ों रुपए की, और जहां पे इलेक्शन का मामला आ रहा है 23 करोड़ लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं तो आप कह रहे हैं कि जी नहीं हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे। वजीर कुछ चीजों को बिहेव करना होता है, कुछ चीज़ों को डिसेंट अंदाज में भी चलना होता है। आपका वजीर दाखिला इस तरह भड़क मारता है जैसे पंजाबी फिल्मों का कोई विलन है, कहता है जाओ जो मर्जी कर लो, मैं नहीं करांगा। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आप पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी नजर में आइन और कानून जो है वो उनके पांव की जूती है, उसे जब मर्जी पहन लें, जब मर्जी उतार दें और जब मर्जी उतार के किसी के भी सर पे मार दें। ठीक है इसार साहब, और 23 करोड़ किसी एक को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, तमाम ही सियासी जमातों को, और ये पार्लियामान भी तमाम ही मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, जो बाहर हैं या जो अंदर। मगर एक बात की अभी इसार साहब ने कि जो आज बो रहे हैं वो काटना होगा, ये भी सोचने की जरूरत है जो आज काट रहे हैं वो क्या कल का बोया है? हमारे यहाँ कोई भी सीखने को तैयार नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं। अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी, गुजर जाती है फिर भी कोई सीखता नहीं है। यहाँ बात हुई कि फैसला कहाँ होना है, अल्टीमेटली कई नतीजा यही है कि फैसला तो अदालत में होना है और वहीं पर होगा, फिर चाहे हाथी अंडा दे या मुर्गी बच्चा दे, होने को कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है हुकूमत पूरी तैयारी से एक सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ रही है और पूरी की पूरी हुकूमत या पार्लियामान ही घर जाना चाह रही है। देखिए ना, मुझे अफसोस इसी बात पे होता है कि हम सब कितना आसानी से ये बात कह भी जाते हैं, हजम भी कर जाते हैं कि पार्लियामेंट को घर जाना पड़ेगा। 3 दिन पहले वजीर कानून ने माजरत की कि उन्होंने जूनियर जजेस नीचे से ऊपर लेके गए और उन्होंने अपना कसूर तस्लीम किया। तो जब पार्लियामान सुप्रीम है तो उनके गलत और कमजोर फैसले ही हम भुगतते हैं ना फिर सब। देखें, एक तो ये कि जो वजीर कानून ने माजरत किया वो काफ़ी नहीं है, उन्हें इंतहाई शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए अपने ओहदे से, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ अखलाकियात भी तो होती हैं ना कि, और जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट तो सबसे ज़्यादा सख्त है। करें ना इस पे बात, क्या इस पे राज रह गया? आप मुझे बताएं कि चाइना से दूर करने की कोशिश हो रही है, 4 साल सीपैक क्यों नहीं चला, क्यों गवादर पोर्ट बंद रही, क्यों खुजराब पास बंद रहा, क्यों नहीं पूछते ये चीज़ें, क्यों स्मगलिंग हो रही है ईरान से और अफगानिस्तान से, कौन बैठा है? हुकूमत बैठी है, हुकूमत पूछे और हुकूमत फैक्ट सामने रखे सर। एक सियासी हुकूमत बैठी है, जमहूरी हुकूमत अगर बैठी है तो मैंडेट को इस्तेमाल करे, व्हाइट पेपर लाए, फैक्ट्स रखे कि किसने क्या कब गलत किया। वो भी तो पिक एंड चूज पे नाम लेते हैं। अगर अपोजिशन एक का नाम लेती है तो हुकूमत दूसरे का नाम लेती है। तो सियासी हुकूमत एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना किया था, याद नहीं आपको? डस्का इलेक्शन में जो सर ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड बनाकर इतना कर सकती है, पिछले 15 दिन से सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रही है, फंड देने से इनकार कर रही है। वो कर सकते हैं जो करना चाहें, मसला ये है कि जो करना चाहें अपने मफाद में वो कर सकते हैं, जमात ए हो, बी हो या सी हो। कुछ नहीं हो सका अभी तक। देखिए टसल चल रही है, कोई कुछ नहीं कर सका, ये फंसी हुई है गेम। और मैं समझता हूँ ये ठीक हो रहा है। ये एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में जजेस का मार्शल चलेगा या आवाम की राय चलेगी, चाहे गलत हो। मैं कहता हूँ चाहे गलत हो, अगले इलेक्शन में उनको फारिग कर देगी अवाम अगर वो गलत होंगे। लेकिन जजेस का क्या कर सकते हैं हम? वो तो इतना नुकसान करके, मैंने उस दिन एग्जांपल दिया आपको, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके चले गए हैं इस मुल्क का। उनको कोई पूछ सकता है? उनकी पेंशन देखिएगा, और माशाल्लाह 90 साल उनकी उम्र होगी। ये जो तौहीन अदालत से बचने को कदम उठाया है, ये बच जाएंगे तौहीन अदालत से? इसका जवाब दे, मैं ब्रेक पे जाऊं। ना बचें, मैं कहता हूँ ना बचें, मैं कहता हूँ ना बचें, सारे जाएं। खुद ही क्यों नहीं चले जाते? फिर कर क्या रहे हैं बैठे, जब कुछ करे इतने कमजोर हैं। चले ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। देखिए असूल की बात, ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मुज़ाकरात की कोशिशें जमात इस्लामी की जानिब से की गई हैं, कुछ मुलाकातें भी की गई हैं। क्या वाकई ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या वाकई बिठा पाएंगे सिराजुल हक साहब, या सिर्फ एक आई वॉश है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इमरान खान और शहबाज शरीफ से मुलाकातों के बाद
पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। ताहम जमात इस्लामी की तरफ से ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के फैसले को मौजूदा सियासी बहरान में उम्मीद की किरण करार दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि वो 14 मई के इंतखाबात पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लें, इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। इन हालात में सिराजुल हक की कोशिशों को कितनी संजीदगी से लिया जा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी की इंतखाबी हैसियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ताहम इसके बावजूद जमात इस्लामी मुल्क गिर सियासी जमात है जिसका पाकिस्तान की सियासत में भरपूर सियासी किरदार रहा है। 2014 में जब इमरान खान किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे तो ये सिराजुल हक ही थे जिन पर उस वक्त भी इमरान खान भरपूर भरोसा करते रहे और उनसे मुतालिबा किया कि वो धांधली पर तहकीकात करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए क्या सिराजुल हक ऐसे मुखालिफिन को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में कामयाब हो पाएंगे जो एक दूसरे को करप्ट, चोर, डाकू, गद्दार जैसे अलकाबात से नवाजते हैं, बल्कि मुखालिफिन पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। इसी मामले पर पैनल के लिए सवाल इस तरह से, इमरान खान खुद मुज़ाकरात में बैठने को तैयार नहीं, PDM के भी तुंदो तेज़ वार इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल इजहार लाताल्लुक़ी, क्या ये अवामिल मुज़ाकरात की नाकामी का पेश खैमा साबित होंगे? हसन निसार साहब। देखें आयशा, पहली बात यह है कि इमरान खुद बैठे या ना बैठे, अगर उसके नॉमिनेट किए गए लोग बैठते हैं तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। पहली बात, फ़र्क क्या पड़ता है? बदनीयती है अगर को नहीं मानेगा। अच्छा, दूसरा रह गए PDM के तुंदो तेज़ वार, तो ये उनके क्या, उनकी औकात, उनकी क्या हैसियत? मुल्क के गैर मकबूल और नापसंदीदा तरीन लोगों का ग्रोह है ये, तो क्या वार उनके। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुज़ाकरात का, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कामयाबी नाकामी तो छोड़ें, लास्ट लाफ बहरहाल अवाम का होगा। इंतखाब को क्या टेम्परिंग कर लोगे? कुछ आगे पीछे कर सकते हैं ना, ज़्यादा बदमाशी, मज़ीद ये हकीर होंगे, मज़ीद इनसे नफ़रत करेंगे लोग, और वह बात तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। मजाक इमरान को चाटना है इन्होंने, उसने बंदे नॉमिनेट किए हैं, उनके साथ बैठ के डायलॉग कर लें। सिराजुल हक साहब एक नेक नीयत आदमी हैं, भले आदमी हैं, कोशिश कर रहे हैं, करके देख लें। मुझे नहीं लगता, चूँकि घर बैठे जो बात हो रही है वो भी मुज़ाकरात ही है ना, थ्रू न्यूज़पेपर्स, ये वो सारा, ये कोई इतना डेलिकेट मामला तो है नहीं। वो कह रहा है इलेक्शन दो, वो कह रहे हैं हमने भागना है, इस पर क्या मुज़ाकरात वाली बात है? और क्यों इमरान नहीं बैठना चाहता, इनकी शक्लें देखना चाहता तो ना देखे, उसके बंदे हैं बैठ जाएंगे। अगर ये उनके साथ बात नहीं करना चाह रहा है, इसका मतलब है इनको भागना चाहिए। इमरान बैठ के क्या बात करेगा? हसन साहब, PTI 14 मई पे कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। इमरान खान को किसी सियासी ट्रैप का भी खदशा है कि अगर 14 नहीं 15-16 भी हुई तो कोई सियासी ट्रैप होगा? ये बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत छटे हुए, आमतौर पे छटे हुए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बदमाश, छटा हुआ बदमाश। ये छटे हुए सियासतदान हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी इस वारदात को प्रोलॉन्ग करने के लिए और किसी मोजे के इंतज़ार के लिए। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और नौबत ना आए तो बेहतर है। अब सर साहब आवाम लेके छितर बाहर निकल आए। जी ठीक है जी, ठीक है। अब सर साहब, ये जो हम जिन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और हसन साहब का ये कहना है इमरान खान बैठे ना बैठे फ़र्क नहीं पड़ता, और PDM को वो कह रहे हैं कि वो इंतहाई नापसंदीदा और गैर मकबूल हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये कह रही है कि वो इजहार लाताल्लुक़ी कर रहे हैं कि अब सियासतदान अपना मामला खुद हल करें। तो ये जितने फैक्टर्स हैं, ये मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे या नाकामी की तरफ लेके जाएंगे? मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार ट्रस्ट पे होता है। अगर फ़रीक़ैन का आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है तो फिर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाते, कामयाब होना तो अलग बात है। और यहाँ पे तो जो मीडिएटर हैं उनकी अपनी ही क्रेडिबिलिटी पे लोगों के सवालात हैं और उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। मैं जमात इस्लामी और सिराजुल हक की बात कर रहा हूँ। तो अब इस वक्त तो इमरान खान भी उनसे खुश नहीं है, PDM भी उनसे खुश नहीं है, और जो उनका माजी में किरदार रहा है। तो इसलिए मैं, पहली बात तो ये है कि ट्रस्ट बात शुरू करने में ही ट्रस्ट नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर मुज़ाकरात हो जाएं और उनमें किसी नतीजे पर पहुंचा जाए तो कौन गारंटी देगा इस बात की कि जो कुछ तय हुआ है उस पर दोनों साइडें अमल दरामद भी करेंगी? क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि 2013 का जब इलेक्शन हुआ था
उसके बाद मामला ठीक हुए थे। नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए इमरान खान को पहले देखने नताज के फ़ौरन बाद। फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इमरान खान बनी गाला आ गए, तो वो बनी गाला उनके घर गए और ये तय हुआ कि मामलात को आगे लेके चलेंगे और चीज़ें जो हैं उसको इख्तलाफात को कम करेंगे, टेम्परेचर को नीचे लेके आएंगे। क्या हुआ? 1 साल के अंदर अंदर इमरान खान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आ गए, ताहिरुल कादरी जो ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद वो धरना ख़त्म नहीं हुआ, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट कैंसिल करवा दिया गया उस धरने की वजह से। फिर क्या हुआ? फिर पेशावर वाला वाक़या हुआ तो वह धरना ख़त्म हुआ। उसके सिर्फ 1 साल बाद इमरान खान साहब फिर धरना लेके आ गए, जिस पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, क्योंकि पाशा और ज़हीर रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास लेके आए पिटीशन, जिस पे पनामा हुआ, जिस पे सिराजुल हक भी साथ गए उनके। वो पनामा के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर 2018 के इलेक्शन हुए। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ख़िलाफ़ आई और नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर गए, तो वहाँ वो मेरा ख्याल है एक ऐसा मौका था जहां इमरान खान साहब अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ट्रस्ट दूसरी सियासी कुव्वतों पर कायम रख सकते थे, पार्लियामेंट में कंटिन्यू रखते बैठने। अभी उनकी शराइत है ना कि हमारे इस्तीफ़े नामंजूर किए जाएं। तो अब आप सोचें 1 साल बाद जहाँ पहुँचे, हम सब तो 1 साल पहले कह रहे थे कि आप बैठे असम्बली में, आप रहें, आप अपना रोल प्ले करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, यहाँ इनको हुकूमत को चेक करें और इनको एक्सपोज करें। वो नहीं किया उन्होंने, वो बाहर सड़क पे चले गए। तो अब अगर 14 मई को इलेक्शंस होते हैं और उसका जो भी नतीजा होता है, मानेंगे इमरान खान साहब या दूसरी साइड मानेगी? और दूसरी साइड नहीं मानेगी, वैसे ही लॉन्ग मार्च करेंगे, तो कैसे, किस अखलाकी बुनियाद पे हम उनको मना कर सकेंगे? और अक्टूबर में जो इलेक्शन होने हैं उस पर क्या दोनों साइडें मान जाएंगी इंतखाबात का नताइज? और अगर एक साइड ना मानी, कोई भी हो, तो ये जो विशेष साइकिल में हम फंस गए हैं ना, ये बाय डिज़ाइन है। मैं फिर कहूँगा, मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी और शायद साजिशी थ्योरी लगे। मैं ये बात पे यकीन है मेरा, और मुझे इतलात हैं जो मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये चाइना से पाकिस्तान को दूर करने की साजिश थी। और इसमें वो लोग मुलव्विस हैं, जजेस भी और जर्नैल भी और मीडिया के लोग भी और सियासतदान भी, जिनके अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और उनके अक्सर फैमिली मेम्बर अमेरिकन सिटीजन्स हैं। आप जाएँ, रिकॉर्ड निकलवा के चेक कर लें, या नौकरियाँ कर रहे हैं वो और उनके फैमिली मेम्बर्स अमेरिका की, या खुद वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं वो और उनकी फैमिलीज। सर फिर मैं भी वही बात कहूंगी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के और जो फॉरेन के मामलात हैं, तो फिर हुकूमतों को तय करने हैं, पॉलिसीज बनाएं। और अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हो, तो फिर वहां पर हमारे इदारों को काम करना होगा, एजेंसीज को काम करना होगा और हुकूमत को। इदारों के लोग हैं वो, इदारों के लोग हैं, इदारों के लोग हैं, नहीं कर रहे। सर फिर आप खुद कहते हैं कहते हैं फैसला सियासतदानों ने करना है, तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी आपने देख ली, पार्लियामेंट की सुपरमेसी देख ली आपने, पार्लियामेंट की सुपरमेसी आपने देख ली है। मुझे तो पार्लियामेंट से शिकायत है, मैं तो कहता हूं कि मुझे पार्लियामेंट से शिकायत है। क्या इदारे जो ये दावा करते हैं कि हम बड़ा डिसिप्लिन्ड हैं, हमारे यहाँ बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, वो किधर है? आपको भी शिकायत है पार्लियामेंट से, शायद किसी दिन पार्लियामेंट हमारी शिकायतें सुन ले बतौर वोटर। ज़ैगम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो जमात इस्लामी एफर्ट कर रही है, इसके ऊपर दोनों तरफ से सवालात उठ रहे हैं। JUI की तरफ से बहुत खुले सवाल उठाए गए कि क्यों, कौन, किस मैंडेट पर आप खड़े कहाँ हैं। PTI की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है कर लें, हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें तो 14 को इंतखाब चाहिए। उनका अपनी स्टैंडिंग क्या एक मीडिएटर की है इस स्ट्रेंथ के साथ कि वो कामयाब हो पाएंगे इसके अंदर? और साथ ही साथ अहम बात ये सिराजुल हक की तगोदो आखिर किस इशारे पर, ये किसके इशारे पर है? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, आपने जमात इस्लामी के इंतखाबी जो हैसियत है उसकी बात की, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है उसकी सालसी की हैसियत। जमात इस्लामी को सालसी का वसी तजर्बा है और वो सालसी थी अफ़गान मुजाहिदीन के दरमियान में। 20 साल तक जमात इस्लामी सालसी कराती रही और अफ़गान मुजाहिदीन लड़ते रहे। सालसी भी जारी रही, लड़ाई भी जारी रही, जब तक कि तालिबान ने आन लिया और मुजाहिदीन का सफाया कर दिया। अब इस वक्त एक सालिस के तौर पर जो उनकी हैसियत है वो बहुत कमज़ोर है। इमरान खान का बताया गया कि 2004 में इमरान खान के वो करीब थे, 13 में भी थे, 2004 और 2013 में इमरान खान को उनकी ज़रूरत थी। 2018 के बाद से तो इमरान खान ने उनको लिफ्ट नहीं कराई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की दोनों सियासी जो साइड्स हैं वो एक वार ऑफ अट्रिशन में है, एक दूसरे का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि दूसरी पार्टी सामने खड़ी ना हो सके। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक पहलवान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे पहलवान के पीछे अदलिया है। और ये परसेप्शन ही कितनी अफसोसनाक है।
एतमाद का फुकदान एक बहुत ही अहम बात है, और उस फुकदान के पीछे क्या है? उसके फुकदान के पीछे है खौफ। दोनों साइड ये समझती हैं कि दूसरी साइड हमें ख़त्म करना चाहती है। पीडीएम ये समझती है कि अगर इमरान आ गया तो हमें तबाह कर देगा। वो इमरान खान के इंतखाब जीतने से नहीं डरते, वो इमरान के इंतकाम से डरते हैं। 4 साल जो उनके साथ सलूक किया गया, जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनको बंद किया गया, ऐसे इल्ज़ामात पर, ऐसे केसेस पर जो बहुत कमज़ोर थे, जिनमें से ज़्यादा ज़ाहिर है कुछ में ज़रूर जान भी होगी। और इमरान खान वो भी खौफज़दा है, वो कहता है ये मेरी जान के दर पे हैं, मेरी पार्टी को ख़त्म करने के दर पे हैं। ज़ैगम साहब, क़तई कलामी की माजरत, आप ये बार बार इत्तेमाद के फुकदान और खौफ के एलिमेंट की बहुत बात करते हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी आपने बात की। और अगर खौफ का एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर कोई एक साइड को ख़त्म होना ही पड़ता है, तो ही दूसरी हावी होती है और वो सस्टेन करती है। तो हम बतौर माशरा जहाँ खड़े हैं, ये डिवाइड सिर्फ पार्लियामान में नहीं है और इंस्टीट्यूशंस के अंदर मौजूद है, माशरे के काट रही है, तकसीम कर रही है। तो ये तो हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और ये भी मैं आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ कि इस वक्त रियासती बहरान है, तीनों पिलर्स ऑफ द स्टेट इसके अंदर आ गए हैं। ये सियासी डिवाइड जो है ये फैलती चली गई है, और जब इस तरह का खौफ होता है तो इस पर बहुत सी स्टडीज़ की गई हैं कि जब इस तरीके से दो ग्रुप, चाहे वो जंग में हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल में हो, जब वो इस खौफ में होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है। ये बहुत एक खौफनाक मंजरनामा होता है कि जब कन्फ्लिक्ट में दो पार्टीज़ जो आपस में किसी भी तजाद में, किसी झगड़े में हो, किसी कानूनी झगड़े में हो, आम दो लोग अगर ये समझना शुरू कर दें कि दूसरा उसको जान लेने के दर पे है, तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई भी इंतहाई कदम उठा लेगा, क्योंकि खौफ के तहत ही इंसान सख्त तरीन कदम उठाया करते हैं। इंसान नहीं, जानवर भी। अक्सर जानवर भी जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने खौफ की वजह से उठाते हैं। इस सूरत में आपको ऐसे गारंटर की ज़रूरत होती है जो दोनों को तसल्ली दिलाए कि जो वादे किए गए हैं उन पर अमल दरामद होगा। आपको ऐसी कोर्ट की जरूरत होती है जिस पर दोनों को ट्रस्ट हो। सालिस मौजूद नहीं है, मैं कह रहा हूँ शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान के पास, सलमान के पास जाएं। ठीक है जी, होपफुली कि ये आवाज़ कहीं आगे तक भी जाए, क्योंकि ज़ैगम साहब ये भी बार बार कह रहे हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो गारंटर बन सकते हैं। साहब आपकी तरफ आऊँगी, जो गुफ्तगू हो रही है, क्या जमात इस्लामी वो गारंटर बन सकती है या सिर्फ एक आई वॉश है, फॉर मीडिया कंजम्पशन है, पोजीशंस बड़ी स्ट्रांगली कार्व कर ली गए हैं, उससे कोई पीछे हटने को तैयार नहीं? देखें, एक तो बात यह कि जमात इस्लामी अचानक सामने आई है तो ये हमें नहीं आई, कोई ना कोई तो उनके पास भी एक गारंटी, कोई मैंडेट मौजूद है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी चीज़ लेके आए। और ईद के बाद वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और दोनों जानिब से इस पे आलमोस्ट रजामंदी भी किसी हद तक आ गई। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है कि जमात इस्लामी के किसी लीडर पे अब तक रेफरेंस कोई नहीं बना, उन पर कोई जाली टीटियों के कोई केस नहीं बने, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस नहीं है, उन्होंने कोई इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। ये इतनी बड़ी उनकी डिस्क्रेडिबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी सियासत के म्यार पे पूरे नहीं उतर रहे। अगर उनके ऊपर भी इस तरह के केस होते तो क्रेडिबल हो जाते। सिराजुल हक साहब के ऊपर भी 5-7 रेफरेंस बने होते तो वो भी क्रेडिबल हो जाते, उनका कद भी बढ़ जाता। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं ना, पिंड बसिया नहीं थे, उचक्के पहले ही तैयार हो गए। अभी वो बेचारों ने अभी काम शुरू किया है और चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि ये रह जाएंगे, हार जाएंगे, नहीं हो सकता, यूँ नहीं हो सकता। भाई, जिस मुल्क के अंदर ना आइन की क्रेडिबिलिटी रही, ना सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी रही, ना सदर मुमलिकत की क्रेडिबिलिटी रही, अगर कोई एक उठ रहा है और उठ के कोशिश कर रहा है इस आग के ऊपर थोड़े से छींटे फेंकने की, तो कम से कम उसकी इस काम की दाद ही दे दें थोड़ी सी। और फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं पिछले कितने दिनों से अफसार भाई को फॉलो कर रहा हूँ, इनके मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी सुन रहा हूँ, ये चाइना और पाकिस्तान के हवाले से मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ के भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है या अमेरिका में है या बरतानिया में है? नवाज शरीफ साहब का जो कारोबार है वो बरतानिया और अमेरिका में या चाइना में है? इसहाक डार साहब जो कारोबार कर रहे हैं वो बरतानिया और अमेरिका और यूएई में कर रहे हैं या चाइना में कर रहे हैं? तो मुफादात जिनकी तरफ आप कह रहे हैं कि ये मुहाफिज हैं, वो तो उनके तो अपने मुफादात उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कौन से कोई फैसले ऐसे कर देने बुलंदो बांग अपने कारोबार को दाव पे लगा के। और फिर एक चीज मैं और आपको बताऊं कि बिल्कुल
सियासतदानों को ये मौका है करने का कि वो आगे बढ़ें, बढ़ के कुछ कर। एक सब जुमला कि इमरान खान धरना देता है फौज के कहने पे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, लेकिन हमें मौलाना फजलुर रहमान के ताज़ा बयान के ऊपर भी नजर मारनी चाहिए। बिल्कुल सही कि किसने उन्हें श्योरिटी दी थी कि आप धरना दें, उसके बाद आपको उन्होंने दी थी जिन्होंने इमरान खान को दी थी। जी अफसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं अफसार साहब? जी, इसार साहब ने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, जो इसार साहब ने बात की ना, फैक्चुअली करेक्ट है कि नवाज शरीफ के और इसहाक डार के जो इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो वेस्ट में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ का भी शायद जिक्र किया उन्होंने। जी, मैं परखूँगा। देखिए, मैं ज़िंदा इंसान हूँ, मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ है, थोड़ी बहुत अकल है। मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों की, और अगर उनके वहाँ मफादात हैं और यहाँ पे फैसले ऐसे होंगे जो उनके मफादात को प्रोटेक्ट करेंगे वेस्ट के, तो मैं उस पर क्वेश्चन करूँगा। लेकिन अगर उनके मफादात वहाँ हैं और वो चाइना से हमको दूर कर रहे हैं, उनके दौरे इक़्तिदार को मैं देखूँगा कि उन्होंने 4 साल में क्या किया था। उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुक, मैं भी आपके साथ देखूंगा अफसार भाई। मुझे इस सवाल का जवाब, ठीक है, आज मैं भी आपके साथ। सर इजाजत दें, एक आखिरी सेगमेंट रहता है। चुका है ना, अफसार साहब थोड़ी आवाम की बात कर ले, मैं आपसे पूछूं जो इस वक्त 4 साल अभी बंद रहा है। ठीक है, इस वक्त जो 1 साल में हो गया है, ईद सर पर है, कुछ इसकी बात कर ले। आप पूछे किस और सीपैक नहीं बनने दे रहे थे। आप अगर इतना खुल के बात करते हैं तो बात करें ना। गारंटर ये सियासतदान है इस सीपैक के। बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ये भी आ रही है कि अवामी नेशनल पार्टी भी एपीसी बुला, इमरान खान ने बंद कर दिया, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये खोल लेना अब आके कारोबार शिफ्ट कर दे चाइना के। चलिए आगे बढ़े। बंद कर दिया, ये 10 साल का हिसाब आपके मैं तो कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह करें, जी आया नू सत बिस्मिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईद की आमद है और हुकूमत शहरियों को ईद पर ईदी देना नहीं भूली। सर आए हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर नजर डाल लेते हैं। ईद की आमद है, हुकूमत शहरियों को ईदी देना नहीं भूली। जी हाँ, इसके बाद अवाम पर रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराकर हुकूमत ने अवाम को ईद से पहले ही तोहफा दे दिया है। पेट्रोल की कीमत में एक ही रात में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर एक हफ्ते में 141 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट का जायजा लें तो एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पंजाब में मुफ्त आटे की सबसे बड़ी स्कीम खत्म हो गई है, जिसके बाद आटा अब सरकारी कीमत पर दस्तयाब होगा। गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा ने बिजली और गैस की कीमत में इजाफा किया था। हुकूमत की जानिब से सिफर रिलीफ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम का जीना मजीद दूभर कर रहा है। सवाल आपसे कुछ इस तरह से है, बढ़ती महंगाई, हुकूमती तवज्जो सिर्फ ऑपोजिशन पर, गरीब को रिलीफ हुकूमती तरजीहात में क्यों नहीं है? हसन साहब। अच्छा, इन्हीं फॉर्चून हंटर्स की वजह से, इन्हीं की हवस और खुदगर्जियों की वजह से अवाम यहाँ तक पहुँचे, मुल्क गदागर बना। देखें, अवाम को रिलीफ कभी इनकी जेन्युइन तरजीह नहीं रही। करते ज़रूर हैं ये वोट बटोरने की हद तक, इनकी दुमों में नमदा कसने की हद तक। प्रायोरिटी अवाम इनकी कभी नहीं रहे, वरना अवाम यहाँ ना होते, ये मुल्क यहाँ ना होता। फिनिश। सही, ठीक है जी। ज़ैगम साहब, अवाम प्रायोरिटी क्यों नहीं है? एक तो मैं हसन निसार साहब से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरे वही जज्बात हैं जो उनके हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है हसन निसार साहब मुझसे यहाँ पे शायद इत्तफ़ाक़ ही करें। मैं पाकिस्तान की पूरी पार एलीट को इसका रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, तमाम सियासी जमातों को समझता हूँ कि अवाम उनका एजेंडा नहीं है, मखसूस मफादात वाले उनका एजेंडा है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी यही करती है, इमरान खान ने भी यही किया। शुगर मिल वालों ने सैकड़ों अरब रुपए बनाए, प्रॉपर्टी वालों ने सैकड़ों अरब रुपए। गरीब उस वक्त भी रगड़ा गया, गरीब आज भी रगड़ा गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुकानदारों को 1000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए, 60 अरब रुपए लेने की कोशिश की तो उसके बाद मरियम नवाज़ के एक ट्वीट पर मिफ्ता इस्माइल को भागना पड़ा। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमेशा हुकूमत से मराहत लेके फ़ायदे उठाते हैं, उनको अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दी गई। इस वक्त हालात क्या है? पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है 35%, और फूड इन्फ्लेशन, गरीब बेचारे का 70% खर्चा जो है, 80% तक उसका खर्चा खाने पर जाता है, और 50% फूड इन्फ्लेशन। ठीक है ज़ैगम साहब, आटे की कीमत चीनी से साहब जो पॉइंट सामने आ रहे हैं, ज़ैगम साहब इजाजत दीजिएगा, वक्त कम है, कि अवाम ऐसी अशराफिया को क्यों भेजती है जो उनके लिए तरजीह नहीं रखते? बदकिस्मती है ये, और असल में हमारे यहाँ एक अशराफिया का जो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ कल्चर में प्रॉब्लम है।
पाकिस्तान के, और ज़ाहिर है सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ही इतना गंदा है कि यहाँ बराबरी और मसावत है ही नहीं। उसमें हमारा फ़र्क, हमारी मुनाफ़कत इसलिए ज़्यादा है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपना नुत्फ़ा मिलाने की कोशिश करते हैं, कभी अरब से, कभी तुर्कों से, कभी ईरान से और कभी सेंट्रल एशिया से, लेकिन हमारा DNA जो है वो साउथ एशियन है और उसमें मुनाफ़कत कूट कूट कर भरी हुई है। उसमें कास्टिज़म जो है ना, बरादरीज़म कि मेरी ऊंची ज़ात है तुम्हारी नीची ज़ात है, उसमें हम असल फंसे हुए उसमें हैं हम। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमें अरब और तुर्क समझा जाए। इस वजह से जो भी जिसके पास ओहदा आता है, जिसके पास पैसा आता है, जिसके पास ताकत आती है, वो अपनी औकात से बाहर निकल जाता है। वो समझता है मैं अब तुर्क पिशौरी हो गया हूँ, मैं अरबी हो गया हूँ, इसलिए मैं तो जो मर्जी करूँ, और ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये मेरे मुलाजिम हैं। ये हसन साहब ने आपके मुशायरे को काफी दाद दे दी है। माजरत में आपको रोकूंगी। इसार साहब, कसूर किसका है, अवाम का या अशराफिया का? देखिए, बात यह कि कसूर से पहले सिर्फ एक दो जुमले में ज़रूर शेयर करूँगा कि जब ये ईद को 2-3 दिन रह गए, आप दुआ करें कि इस ईद के ऊपर खुदकशियाँ ना बढ़ें, क्योंकि जो वालिदैन अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला सकेंगे, जो वालिदैन अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकेंगे, उनके लिए ये ईद नहीं है, उनके लिए ये एक ज़िंदगी और मौत का इम्तहान है। और अल्लाह करे कि इस इम्तहान में अल्लाह उन लोगों पे अपना रहम और करम फरमाए, क्योंकि जो आटे की सब्सिडी आपने दी थी वो तो फिर डबल करके वापस लेनी शुरू कर दिया आपने। और गरीब आदमी जो है वो कैसे, अब आखिरी जुमला जो आपका है कि इन्हें कैसे रिलीफ मिले, जब असम्बली के अंदर चीनी माफिया, घी माफिया, आटा माफिया बैठे होंगे तो वो अवाम को क्या रिलीफ देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इंतखाबात कराएं और वो क़यादत सामने लेके आएँ जो 23 करोड़ लोगों की तर्जुमान हो। चलें जी, आपने प्रोग्राम देखा, मगर आपसे जाते रहेगी कि ईद के मौके पर आसपास के लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश करें, जैसे यहाँ गुफ्तगू हो रही है, जिस हद तक जिसकी मदद कर सकते हैं वो जरूर करें। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।